हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी छात्र इस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर के यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं हमारे, कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। 31 तारीख का जो हमारा करंट अफेयर रहेगा उसके हम यूपीएससी बेस और पीसीएस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। आज का पहला क्वेश्चन हमारा होगा, नैनो टेक्नोलॉजी का निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में अनुप्रयोग किया जाता है। यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नैनो टेक्नोलॉजी अप्लाइड, कि किन क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ में ऑप्शन दिए गए हैं, खाद पैकेजिंग, फ्यूल सेल और सोलर सेल, बेहतर वायु और जल की गुणवत्ता, और फोर्थ हमारा है रासायनिक सेंसर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग खाद पैकेजिंग, फ्यूल सेल और सोलर सेल, बेहतर वायु और जल की गुणवत्ता, रासायनिक सेंसर, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो इसके अलावा किया जाता है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन में, उसके बाद में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके बाद में हमारा खाद्य यानी फूड में, उसके बाद किया जाता है हमारा फ्यूल सेल में, इसके बाद हमारा किया जाता है बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए यानी कि बेटर एयर क्वालिटी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद में बेहतर जल गुणवत्ता यानी कि बेटर वाटर क्वालिटी, इन सभी में इसका जो है नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, जो नैनो कण है उनको विकसित कर रहे हैं, जो शरीर में हमारे कोई भी रोगग्रस्त कोशिका होगी वहां तक दवाई को सीधा पहुंचाया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रॉनिक्स में इसलिए प्रयोग किया जा रहा है ताकि जो बिजली है और उसकी जो खपत है उसको कम किया जा सके। इसके बाद में खाद में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में फ्यूल सेल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है फ्यूल सेल में? ताकि उत्प्रेरक की जो लागत है उसको कम किया जा सके। उसके बाद में बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या करते हैं, कारों और औद्योगिक जो हमारे सेंटर होते हैं उसमें जो उत्सर्जित जो वाष्प होते हैं उनको हानि रहित गैसों में बदलने के लिए इस जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग किया जा रहा है। बेहतर जल की गुणवत्ता के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। कैसे? क्योंकि जल की जो गुणवत्ता है उसमें विभिन्न प्रकार की हमारे सामने समस्याएं हैं कि पानी गंदा, ये वो सब जो उसमें क्या है उनका समाधान करने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी को यूज में लाया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, कभी कभी समाचारों में चर्चित स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री अवस्थित है। क्या पूछा गया है? स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री समटाइम्स सी इन न्यूज इज लोकेटेड इन। क्या पूछा गया आपसे कि कभी कभार हम क्या देखते हैं समाचारों के अंदर, जो स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री है वो किस जब न्यूज में आती है तो कौन से महासागर को लेकर न्यूज में रहती है? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्यों? क्योंकि जब कोई भी एयरक्राफ्ट जो होता है और वो क्या होता है, जब उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है या फिर वो यूटिलाइज करने के लायक नहीं बचता तो उसको क्या करते हैं, जो हमारा प्रशांत महासागर है वहां पे क्या करते हैं, इनको नष्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इनको नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जो स्पेस कार्समेंट्री है औपचारिक रूप से जो हमारा प्रशांत महासागर है उसके निर्जन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दक्षिणी महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। क्योंकि जो ये हमारा स्पेस कार्समेंट्री है ये हमारा जो प्रशांत महासागर है या फिर दक्षिण प्रशांत महासागर है उसके अंदर स्थित एक क्षेत्र का नाम है। और यहाँ पे क्या होता है, जिन एयरक्राफ्ट का उपयोग करने लायक नहीं बचे हैं उनको क्या करते हैं, यहाँ पे लाकर
नष्ट कर देते हैं। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आज हमारा होगा, थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा फेलुदा परीक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा गया है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेलुदा टेस्ट। अब देखते हैं यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली हमारी फेलुदा परीक्षण कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक निम्न लागत वाली कागज आधारित परीक्षण पट्टी है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी है, इसमें SARS-CoV-2 वायरस के लिए विशिष्ट जीन का पता लगाने के लिए CRISPR कैस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक मामलों का पता लगाने के लिए 100% संवेदनशील और विशिष्टता मौजूद है। तो यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या दी गई है? फेलुदा परीक्षण कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक निम्न लागत वाली कागज आधारित परीक्षण पट्टी है, ये हमारी ठीक। उसके बाद में इसमें सकारात्मक और नकारात्मक मामलों का पता लगाने के लिए 100% संवेदनशील और विशिष्टता मौजूद है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा ठीक होगा, केवल 1 और 2, क्योंकि फेलुदा जो है हमारा फेलुदा परीक्षण उसमें क्या होता है, यह 96% की संवेदनशीलता और 98% की विशिष्टता मौजूद है, जिसका अर्थ क्या होगा, ये जो सकारात्मक और नकारात्मक इसका जो रिजल्ट का पता चलता है वो हमारा 96 to 98% पता चलता है। उसके बाद में सेकंड हमारा होगा, परीक्षण में स्वदेशी रूप से विकसित CRISPR जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है और यह विश्व का सबसे पहला नैदानिक परीक्षण है जो वायरस का सफलतापूर्वक पता लगाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित Cas19 प्रोटीन का उपयोग करता है। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा सॉरी, केवल 1 और 2। उसके बाद में आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के मुख्य चालक रूप में माना जाता है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसे एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के मुख्य चालक के रूप में माना जाता है? यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली हमारी होगी, रोगाणुरोधी का दुरुपयोग और अति प्रयोग, पशुओं के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुंच अभाव, और थर्ड हमारा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में निम्न स्तरीय संक्रमण और बीमारी की रोकथाम की व्यवस्था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। इन तीनों को ही क्या है, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के मुख्य चालक के रूप में माना जाता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अब जो हमारी एंटीमाइक्रोबियल जो प्रतिरोध होती है उसमें क्या होता है कि समय के साथ ही क्या होती है, आनुवांशिक परिवर्तनों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से जो इसमें विभिन्न बदलाव जो हैं वो समय के साथ साथ होते रहते हैं। और जो हमारा रोगाणु प्रतिरोधी जो है वो जीव क्या होता है, जानवरों, भोजन, पौधों और पर्यावरण के कारण इन सभी में पाया जाता है। और जब ये एक दूसरे का प्रयोग करते हैं, जब खाने के द्वारा या फिर हम खुली हवा में सांस लेते हैं, क्योंकि हमारे पर्यावरण में भी पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे तक संचरित होते रहते हैं। जो रोगाणुरोधी है वो प्रतिरोध के मुख्य चालकों में रोगाणुरोधी के दुरुपयोग और मुख्य चालकों में दुरुपयोग और अति प्रयोग मनुष्य और जानवरों दोनों के लिए स्वच्छ जल, साफ सफाई, स्वच्छता तक पहुंच का अभाव, स्वास्थ्य देखभाल या फिर खेतों में निम्न स्तरीय संक्रमण और बीमारी की रोकथाम एवं उनको नियंत्रण करने की जो व्यवस्था है, उनकी गुणवत्ता, सस्ती दवाइयाँ, टिक्कों और डायग्नोस्टिक्स जो है उनकी खराब पहुंच, इन सभी को लेकर जागरूकता और ज्ञान की कमी और कानून के प्रवर्तन का अभाव, ये सभी रोगाणुरोधी इसके अंदर शामिल हैं। इसके बाद में हमारा 5th क्वेश्चन क्या होगा, हमारा 5th क्वेश्चन होगा, सरकारी प्रतिभूति और ट्रेजरी बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा गया हमसे, सरकारी प्रतिभूति और ट्रेजरी बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां ही जारी करती हैं।
जिन्हें राज्य विकास ऋण एसडीएल कहा जाता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन, एसडीएल क्या होगा हमारा, स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये छोटे और खुदरा निवेशकों के लिए उपलब्ध नहीं है। दे आर नॉट अवेलेबल फॉर स्मॉल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, केवल एक, क्योंकि भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकार केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां ही जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण एसडीएल कहा जाता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन जिन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि सरकारी प्रतिभूति के बारे में अगर हम बात करें यानी कि जीएसएस के बारे में, तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जीएसएस क्या हमारा क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक पारंपरिक उपकरण है। यह सरकार के ऋण दायित्व को पहचान करता है। ऐसी प्रतिभूतियां अल्पकालिक ट्रेजरी बिल, एक वर्ष से कम अवधि की मूल प्रयोक्ता संहिता, जो हमारे ट्रेजरी बिल होते हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं, 1 साल तक, अथवा दीर्घकालिक हम बात करें सरकारी बॉन्ड या फिर दिनांकित प्रतिभूतियां 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भी होती हैं। दोनों एक ही प्रकार की हो सकती हैं। भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या फिर दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करता है, जबकि राज्य सरकार केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां ही जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण एसडीएल कहा जाता है, क्योंकि इन्हें सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इनके डिफॉल्ट होने का कोई भी जोखिम नहीं होता और इसलिए इन्हें जोखिम मुक्त भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं होता कि आपने पैसे लगाए हैं तो आपके पैसे आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं होती। अगर आप बॉन्ड के थ्रू या ट्रेजरी बिल में आप अगर वहाँ पे पैसे अपने इन्वेस्ट करते हो, ट्रेजरी बिल या टी बिल जो मुद्रा बाजार के उपकरण हैं, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए शॉर्ट टर्म डेट इंस्टॉलमेंट हैं और वर्तमान में 3 अवधियां हमारी वर्तमान में कौन सी होंगी, 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए और 364 दिन के लिए, यानी 1 साल के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं और इनमें किसी प्रकार का ब्याज प्राप्त नहीं होता। इसके बजाय उन्हें छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर बुनाया जाता है। कई वर्षों के सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके खरीदारों की फिर भी बहुत ज्यादा मात्रा में कमी है। इसके बाद में आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय नागरिक सेवाओं के संरक्षक संत के रूप में किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है। क्या होगा हमारा क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज द पैट्रन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं, उन्होंने आईएएस और आईपीएस जैसी जो हमारी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है और उसमें जो आईएएस आईपीएस है, इनकी जो स्टार्ट या फिर इनको स्थापना इनकी जो की थी, इनको स्टार्ट जिसने किया था वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका जन्म कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1875 को। कहाँ पे हुआ था, गुजरात के नाडियाड शहर में। कहाँ पे हुआ था सरदार वल्लभ भाई जी पटेल का जन्म, गुजरात के नाडियाड शहर में। कब हुआ, 31 अक्टूबर 1875 को। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात देश की सभी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी उन्होंने अदा की है। इसके बाद में हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन होगा, हाल ही में समाचारों में रही 7E परियोजना संबंधित है। क्या पूछा गया है, रिसेंटली द 7E प्रोजेक्ट हैज बीन द न्यूज रिलेटेड टू। ये किससे संबंधित है हमारा जो प्रोजेक्ट है 7E परियोजना। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, शिक्षा क्षेत्र में सुधार से। जो हमारी 7E परियोजना है ये शिक्षा क्षेत्र के अंदर सुधार से रिलेटेड है।
क्योंकि वर्ष 2017 में क्या था, उड़ीसा और उसके साथ में दो राज्य कौन से होंगे हमारे, झारखंड और मध्य प्रदेश। उड़ीसा एक ऐसा था इन तीनों में से जिन्हें सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत क्या था, अपने स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों में सुधार हेतु सहायता प्रदान के लिए नीति आयोग द्वारा चुना गया था। किसको चुना गया था, ओडिशा को। इसका उद्देश्य क्या था, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षा को लक्ष्य संचालित अभ्यास के माध्यम से बदलना और शिक्षा के लिए रोल मॉडल राज्य बनाना। पहला जो हमारा इसका जो है ये कब कंप्लीट होगा, तो नीति आयोग की इस पहल का समापन जो होगा हमारा वो वर्ष 2020 के अंत में होगा। कब होगा, वर्ष 2020 के अंत में होगा। उसके बाद में हमारा जो 8th क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विच रेफर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, 3 आपको स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, आईओई के रूप में चिन्हित संस्थानों को शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आईओई के रूप में चिन्हित सभी उच्च शिक्षा संस्थान सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त करने के पात्र होते हैं। हाल ही में हरियाणा स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को आईओई की उपाधि प्रदान की गई है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सी से ही होगा, केवल 1 और 2। आईओई के रूप में चीनी संस्थानों को शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, और हाल ही में हरियाणा स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को आईओई की उपाधि प्रदान की गई है। अब यहाँ पे हमारी आईओई की फुल फॉर्म क्या होगी, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। क्या होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। यहाँ पे हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो हमारी सही क्यों है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो हमारा ऑफ एमिनेंस जो है उसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी कुछ भी आता है तो उनको एक फ्रीडम मिल जाती है। किसकी, वो अपने हिसाब से अपनी फीस तय कर सकते हैं। जो सिलेबस होगा वो भी वो खुद निर्धारित करेंगे कि क्या वो टीच करेंगे, क्या उनका सिलेबस रहेगा, किस पैटर्न पे उनके क्वेश्चन पेपर होंगे। ये सब आईओई के अंतर्गत जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो कुछ भी आता है वो कर सकते हैं। सेकंड हमारा गलत हो जाता है। गलत होने का रीजन क्या रहेगा, क्योंकि आईओई जो है वो 1000 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त करने के पात्र होते हैं जो उच्च शिक्षा संस्थान होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ प्राइवेट जो होंगे उनको ये सब मिलने की सुविधा प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि सभी संस्थाएं जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट, उनमें सिर्फ ये गवर्नमेंट को मिलेगा या आईओई के अंतर्गत जो आएंगे उनको मिलेगा, लेकिन वो निजी नहीं होनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट हमारी होगी वो क्यों हमारी सही हो जाती है, क्योंकि जो सोनीपत जो हमारा ओपी जिंदल है वो कहाँ पे है, सोनीपत, और सोनीपत कहाँ है, हरियाणा में। इसमें क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस की उपाधि प्रदान की गई है इसको, क्योंकि 2019 में भी यूजीसी द्वारा देश के 13 अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को भी आईओई की उपाधि प्रदान करने के लिए चुना गया था, लेकिन कभी भी वो चीजें सामने नहीं आ पाई। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में जूट उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी राज्यों में केंद्रित है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारी है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत जूट फसल शामिल नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, क्योंकि जूट जो फसल है वो भी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत आती है। इसीलिए सिर्फ यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट 1 होगी
जो सही होगी। भारत में जूट उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी राज्यों में केंद्रित है। और जूट को हम किस रूप से, किस नाम से भी जानते हैं? गोल्डन फाइबर। जूट को अदर किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक ऐसा कपड़ा होता है जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है। यह हमारे इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो जूट जो हमारे इंडिया में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से इसका क्या है? पूर्वी भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के समृद्ध जो जलोढ़ हैं, जो मिट्टी है, वहां के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसीलिए हमारा क्या है स्टेटमेंट जो एक होगी हमारी, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि हाल ही के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 100% खाद्यान्नों एवं 20% चीनी को अनिवार्य रूप से विविध प्रकार के जूट बोरों में पैक किए जाने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद में आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे फिर आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से हमें देखना है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण भारत का पहला कंप्यूटर आधारित रोजगार सर्वेक्षण है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई थी। सेकंड हमारा होगा, इस सर्वेक्षण की शुरुआत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा वर्ष 2009 में गठित कुंदू समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो यहां पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगी। क्यों? क्योंकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण भारत का पहला कंप्यूटर आधारित रोजगार सर्वेक्षण है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई थी। सेकंड हमारा होगा, PLFS रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद में इस सर्वेक्षण की शुरुआत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा वर्ष 2009 में गठित केंद्र समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इसीलिए हमारी स्टेटमेंट सेकंड जो है वो भी सही हो जाती है, क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण या फिर पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अनुसार अक्टूबर 2018 से शहरी बेरोजगारी की दर में लगातार गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ हमारा 31 अक्टूबर का जो करंट अफेयर वो खत्म हो गया है। संडे को करंट अफेयर आता नहीं है, तो अब मिलते हैं हम 2 नवंबर को। तब तक के लिए बाय बाय।